ओके, रिप्रोडक्टिव एम्ब्रियोलॉजी। आपको ना इसके इम्पोर्टेंट जीन्स के नाम पता होने चाहिए। इसमें है होम्योबॉक्स जीन्स। ओके, ये क्या करती है? ये करती है सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो इन क्रेनियोकॉर्डल एक्सिस। उसके बाद है एसएचएच जीन, सोनिक हेजहॉग जीन, प्रोड्यूस्ड एट नोटोकॉर्ड लिम्ब बर्ड्स। ये क्या करवाती है? सीएनएस की डेवलपमेंट करवाती है, एंटीरियर पोस्टीरियर लिम्ब पैटर्न एक्सिस। ओके, अब हमने देख लिया जो क्रेनियोकॉर्डल एक्सिस में ऑर्गेनाइजेशन करवा रही थी वो थी होम्योबॉक्स जीन, और जो सोनिक हेजहॉग है ये करवा रही है एंटीरियर पोस्टीरियर लिम्ब एक्सिस पैटर्न। ओके, उसके बाद आ गई WNT7। ये क्या होती है? ये प्रोड्यूस होती है एट लिम्ब बर्ड्स पे, एपिकल एक्टोडर्मल रिज पे, डॉर्सो वेंट्रल लिम्ब एक्सिस पैटर्निंग करवाती है। ओके, उसके बाद है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ये प्रोड्यूस होता है एट लिम्ब बर्ड्स, एपिकल एक्टोडर्मल रिज, प्रॉक्सिमल डिस्टल लिम्ब आउटग्रोथ। ये आपको बस इनके नाम पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ये क्या करवा रही है। होम्योबॉक्स जीन क्या करवा रही है और सोनिक हेजहॉग जीन क्या करवा रही है। होम्योबॉक्स जो है ये फीटल की ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है क्रेनियोकॉर्डल एक्सिस में, और जो सोनिक और जो सोनिक हेजहॉग है वो करवा रही है एंटीरियर पोस्टीरियर लिम्ब एक्सिस पैटर्न। ओके, ओके, उसके बाद आ जाती है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। वीक 1 में क्या होता है? एससीजी सिक्रीशन बिगिंस अराउंड द टाइम ऑफ ब्लास्टोसिस इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस स्टिक्स ऑन 6 day 6। ब्लास्टोसिस स्टिक्स ऑन day 6। ओके, अब आप में से कौन बताएगा कि एससीजी यूरिन में कब आती है और ब्लड में कब आती है? हम डिटेक्ट कब करते हैं इसको? ब्लड में 8th डे पे और यूरिन में 10th डे पे। गुड। वीक 2 में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बन जाती है। इसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है एपीब्लास्ट और एक होती है हाइपोब्लास्ट। ओके, जो एम्ब्रियोनिक डिस्क होती है ना, जो एम्ब्रियो बना रही होती है। अच्छा, एम्ब्रियो जो होता है एक्चुअल किससे बनना होता है? एपीब्लास्ट से बनना होता है, रिमेंबर दिस। उसके बाद आ जाता है वीक 3। वीक 3 में क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क थ्रू गैस्ट्रुलेशन। अब वीक 3 में क्या है? 3 लेयर्स बन गई हैं, एपिडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। Notochord arises from midline mesoderm and induces overlaying ectoderm to become neural plate, which give rise to neural tube through neurulation. Now they are saying कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो अराइज कहाँ से कर रही है? मेसोडर्म से। ओके, अब नोटोकॉर्ड जो होती है इसका रेमनेंट क्या होता है? न्यूक्लियस पल्पोसिस। ओके, अच्छा ये क्या करती है? नोटोकॉर्ड बन गई, ये इसके ऊपर जो एक्टोडर्म होती है ये उसको इंड्यूस करती है कि न्यूरल प्लेट बने, और न्यूरल प्लेट क्या बनाती है? न्यूरल ट्यूब। आपने याद रखना है, एक होती है न्यूरल ट्यूब और एक होता है न्यूरल क्रस्ट। जो न्यूरल ट्यूब होती है उससे ब्रेन बनता है, और जो न्यूरल क्रस्ट होता है उससे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। ओके, क्लियर? अब हम कहते हैं वीक 4। Heart begins to form 4 chambers. Cardiac activity visible by transvaginal ultrasound. Upper and lower limb buds begin to form 4 limbs. Week 8 में क्या होता है? Genitalia have male and female characteristics. Pronunciation क्या है? Genitalia. अब हम इसको समराइज करते हैं। वीक 1 में क्या हो रहा है कि एससीजी की सिक्रीशन हो रही है एट द टाइम ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। ओके, वीक 2 में क्या हो रहा है कि बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बन गई है। ओके, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। एंड वीक 3 में ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बन गई है थ्रू गैस्ट्रुलेशन। एपीब्लास्ट सेल्स इन्वेजिनेट थ्रू प्रिमिटिव स्टेज 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। वीक 4 में क्या हो रहा है? हार्ट बिगिंस टू बीट and cardiac activity visible by transvaginal ultrasound, and upper and lower limb buds begin to form 4 limbs and heart. Week 8 में क्या हो रहा है? Genitalia have male and female characteristics. अब हम जो अल्ट्रासाउंड पे फीमेल्स को बताते हैं कि
बेबी की सेक्स क्या है, तो वो हम कब डिटेक्ट कर सकते हैं? वीक 8 पे। ओके, अब हमने करना है एम्ब्रियोनिक डेरिवेटिव्स। ये सिंपल सा है, आपने ये याद रखना है कि जो एक्टोडर्म होती है ना, या तो ये हमारी स्किन बना रही होती है, या हमारा ब्रेन बना रही होती है, न्यूरल ट्यूब बना रही होती है, या न्यूरल क्रस्ट बना रही होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं एक्टोडर्म। स्किन, जो स्क्रीन है, स्क्रीन ठीक है, शॉर्ट तो नहीं है, स्मॉल तो नहीं है आपके लिए? जी मैम, बिल्कुल ठीक है। ओके। आ रहा है मैम नजर। अब एक्टोडर्म के टाइप्स के हैं। सरफेस एक्टोडर्म। सरफेस एक्टोडर्म क्या बनाती है? एपिडर्मिस, एडिनो हाइपोफिजिस फ्रॉम रेस्ट की पाउच। हमने कहा था ना कि एडिनो हाइपोफिजिस क्या होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी होता है। लेंस ऑफ आई, epithelial lining of oral cavity, sensory organs of ear and olfactory epithelium. ओके, अब आपने याद रखना है कि जो आपका नोज है, जो आपकी एयर्स हैं, जो आपकी आईज हैं, ये सब किसे बनने हैं? सरफेस एक्टोडर्म से। एनल कैनाल। ओके, अब हम एनल कैनाल पे जाएंगे, तो जो बिलो द पेक्टिनेट लाइन होती है वो कौन सी होती है? सरफेस एक्टोडर्म। ओके, पैरोटिड, स्वेट एंड मेमरी ग्लैंड्स, ये किससे बने हैं? सरफेस एक्टोडर्म से। स्वेट ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड और स्वेट मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, ये भी तो ग्लैंड्स की टाइप होती है ना, तो ये एक्टोडर्म से बने। और पैरोटिड। ओके, क्रेनियोफ्रेंजियोमा, बिनाइन रेक्ट की पाउच ट्यूमर विद कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स कैल्सिफिकेशंस। इसमें क्या है कि ये रक्त की स्पाउट से बन रही है ना, एडिनो हाइपोफिजिस, अगर उसका ट्यूमर हो जाए, और इसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स होते हैं और कैल्सिफिकेशन होती है। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि नोटोकॉर्ड क्या करती है? नोटोकॉर्ड बनती है मेसोडर्म से, और ये ओवरलिंग एक्टोडर्म को इंड्यूस करती है, क्या बनाती है? न्यूरल ट्यूब बनाती है। अब न्यूरल ट्यूब होता है, न्यूरल क्रस्ट होता है। आपने रिमेंबर करना है कि जो ट्यूब है वो बना रही है ब्रेन, और जो न्यूरल क्रस्ट है ये बना रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, न्यूरल ट्यूब ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स, पाइनियल ग्लैंड, रेटिना एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उसके अलावा जो सारे सीएनएस में सेल्स होते हैं, जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, अपेंडाइमल सेल्स होते हैं, और पाइनियल ग्लैंड, रेटिना एंड स्पाइनल कॉर्ड। न्यूरोएक्टोडर्म, थिंक सीएनएस। ओके, न्यूरल क्रस्ट में क्या होता है? न्यूरल क्रस्ट में क्या होता है कि न्यूरल क्रस्ट थिंक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड नॉन न्यूरल स्ट्रक्चर्स नियर बाय। न्यूरल क्रस्ट में क्या है? एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स, melanocytes, odontoblast, peripheral nervous system ganglia, cranial dorsal autonomic, adrenal medulla। ओके, श्वान सेल्स। अभी मैंने आपको बताया था कि जो श्वान सेल्स हैं और माइक्रोग्लाइल सेल्स हैं, इनके जो बाकी सारे सेल्स होंगे ना, वो न्यूरल ट्यूब से ड्राइव होती हैं। अब श्वान सेल इसमें आ गए। स्पाइरल मेम्ब्रेन, एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम, जो कि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को सेपरेट करा होता है ना, स्पाइरल मेम्ब्रेन, वो भी न्यूरल क्रस्ट से बनी होती है। एंडोकार्डियल कुशन्स आल्सो ड्राइव पार्शियली फ्रॉम मेसोडर्म एंड स्कल बोन्स। ये क्लियर है आपको? जी मैम। ओके, अब आपने याद रखना है कि मेसोडर्म से क्या बनता है? इससे बनता है मसल्स, बोन, नर्व एंड ब्लड वेसल्स। मसल, बोन, नर्व एंड ब्लड वेसल्स। अब ये देखिए, मसल, बोन, कनेक्टिव टिश्यू, और जो हमारी बॉडी में सारी बॉडी कैविटीज होती है ना, जिनमें फ्लूइड होते हैं, जैसे पेरिटोनियल कैविटी होती है, पेरिकार्डियम होती है, प्लूरा होता है, उनकी सीरियस लाइनिंग्स जो होती हैं बॉडी कैविटी की, वो किससे ड्राइव होती है? मेसोडर्म से। ओके, स्प्लीन वेल्स विद इन फॉरगेट मेसेंट्री। अच्छा, इसके अलावा अब आपने याद रखना है कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है, इसके अलावा हमारी जीआईटी होती है उसकी, और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये किससे डेवलप होता है? मेसोडर्म से। कार्डियोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स, लिम्फेटिक्स, ब्लड, वॉल ऑफ गट ट्यूब, प्रॉक्सिमल वजाइना, किडनीज, एड्रीनल कॉर्टेक्स। अभी हमने पढ़ा कि एड्रीनल मेडुला किससे ड्राइव हो रहा था? न्यूरल क्रस्ट। देखिए, एड्रीनल मेडुला इसमें क्या है? अपोजिट है। मेडुला इनर होता है और वो एक्टोडर्म से ड्राइव हो रहा है, और
कॉर्टेक्स बाहर है और वो डाइव हो रही है मेसोडर्म से। डर्मिस, टेस्टिस, ओवरीज, देखें हमने श्वान सेल्स पढ़ ले किससे ड्राइव हो रहे थे, न्यूरल क्रस्ट से। बाकी सारे सेल्स किससे ड्राइव हो रहे थे, न्यूरल ट्यूब से। और माइक्रोग्लाया क्या होते हैं, ये मैक्रोफेजिस होते हैं जो कि ब्रेन में होते हैं। ये किससे ड्राइव हो रहे हैं, मेसोडर्म से। एंड ट्रेकियल कार्टिलेज। Notochord induces ectoderm to form neuroectoderm, neural plate. Its only postnatal derivative is the nucleus pulposus of the intervertebral disc. अब मिड लेयर में क्या होता है, मेसोडर्मल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, बैक्टीरियल एसोसिएशन, वर्टिब्रल डिफेक्ट्स, एनल एट्रीजिया, कार्डियक डिफेक्ट्स, ट्रेकोइसोफेजियल फिस्टुला, renal defects and limb defects, bone and muscle. Remember all systems. Renal defects, tracheoesophageal fistula and cardiac defects, anal atresia, vertebral defects and limb defects. Okay. अब आ गई है एंडोडर्म। एंडोडर्म क्या करती है, ये एपिथीलियम बनाती है। जो वॉल है, वॉल कौन बना रहा है, मेसोडर्म। जो अंदर एपिथीलियम है वो बना रही है एंडोडर्म। गट ट्यूब एपिथेलियम इंक्लूडिंग एनल कैनाल अबव द पेक्टिनेट लाइन। अभी हमने पढ़ा था कि एनल कैनाल बिलो द पेक्टिनेट लाइन किससे बनी थी, कौन बताएगा, ectoderm, दोबारा बोले। ectoderm, सरफेस एक्टोडर्म से। ectoderm, गुड, ओके, गुड। अब देखें जो एनल कैनाल अबव द पेक्टिनेट लाइन है वो एंडोडर्म से बनी है और जो बिलो है वो एक्टोडर्म से बनी है। मोस्ट ऑफ यूरिथ्रा एंड डिस्टल वजाइना। ओके, उसके बाद ड्राइव फ्रॉम यूरोजेनिटल साइनस, ल्यूमिनल एपिथेलियल डेरिवेटिव्स। अब देखें जो भी एपिथेलियम होगी वो किससे बन रही है, जो लंग्स की होगी, लीवर की होगी, गालब्लैडर की होगी, पेंक्रियास की, यूस्टेशियन ट्यूब की, थाइमस, पैराथायराइड, थायराइड फॉलिकुलर एंड पैराफोलिकुलर सेल्स। उसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि जो ग्लैंड्स होते हैं ना वो एंडोडर्म से बन रहे होते हैं। स्वाई एक्सेप्शंस कौन सी है, स्वेट ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स एंड पैरोटिड ग्लैंड, ये एक्टोडर्म से बने होते हैं। अब आपने देखा थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड फॉलिकुलर एंड पैराफोलिकुलर सेल्स, ये बने हैं इंटरनल लेयर से। क्लियर है ये, अच्छा। उसके बाद अब हम टेराटोजेंस करते हैं, इसमें हम इंपॉर्टेंट करेंगे। टेराटोजेंस होते हैं कि एम्ब्रियो और गैनोजेनेसिस जो होती है ना, ये होती है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, और एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है फ्रॉम 3rd वीक टू 8th वीक। अब उसके दौरान अगर कोई भी मेडिकेशन ली है जो कि ऑर्गेनोजेनेसिस को इफेक्ट कर रही है तो उसको हम बोलेंगे टेराटोजेंस। अच्छा, अब एस इनहिबिटर्स ये क्या करते हैं, रीनल फेलियर, ओलिगोहाइड्रामियास एंड हाइपोकैलबेरिया। उसके बाद ये याद रखें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये हमने अभी पढ़ा था कि जो टीबी की ट्रीटमेंट होती है, टीबी की ट्रीटमेंट में हम क्या दे रहे थे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और वो क्या करी थी, वो हम उसको प्रेगनेंसी में नहीं देते थे। ये क्या करती है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ऑटोटॉक्सिसिटी, a mean guy hit the baby in the ear, okay। एंड एंटी इलेप्टिक ड्रग्स क्या करती हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स करती हैं, कार्डियक डिफेक्ट्स करती हैं, लेफ्ट पैलेट स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज, फेरिंक्स, नेरिक्स, हाइपोप्लेजिया, फेशियल एबनॉर्मेलिटीज, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू वेल्प्रेट, कार्बामेजेपिन और फेनिटोइन एंड फिनोबार्बिटोल। हाई डोज फ्लेट सप्लीमेंटेशन रिकमेंडेड। अब अगर कोई फीमेल है जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले रही है तो हमने इसको क्या रिकमेंड करना है, एक तो वो एंटी इलेप्टिक ड्रग हमने उसको स्टॉप कर देनी है, और सेकेंडली हमने उसको हाई डोज फोलेट की सप्लीमेंटेशन लेनी है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ना पास्ट में बहुत होता था, अब इससे कॉमन नहीं है। फीमेल लेती थी डाइथाइल स्टिल बेस्ट्रोल, उससे क्या होता है, वजाइनल क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा होता है फीटस का, अगर वो फीमेल है। वजाइनल क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा, कंजेनिटल मुलेरियन एनोमलीज। ओके, फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या करते हैं, कार्टिलेज का डैमेज करते हैं। उसके बाद देखते हैं आइसोट्रेटिनोइन। आइसोट्रेटिनोइन जो होता है ये विटामिन ए होता है, और विटामिन ए जो होता है ना ये प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं देते। ये क्या करता है, क्रेनियोफेशियल
microtia, dysmorphism, CNS, cardiac and thymic defects. Contraception mandatory. Pronounce isotretinoin for its teratogenicity. लिथियम क्या करती है? एप्स्टीन अनोमली करती है. मेथिमाजोल हमने अभी पढ़ा था कि अगर फीमेल है उसको हाइपरथायराइडिज्म है प्रेगनेंसी में तो पहले प्रोपाइल थायोजुरासिल पहले फर्स्ट टाइमेस्टर में हमने उसको प्रोपाइल थायोजुरासिल देना है और सेकेंड और थर्ड टाइमेस्टर में हमने उसको मेथिमाजोल पे स्विच कर देना है. क्यों स्विच कर देना है? क्योंकि जो प्रोपाइल थायोजुरासिल होती है वो हेपेटोटॉक्सिसिटी काज करती है. अब हमने हेपेटोटॉक्सिसिटी से प्रिवेंट करने के लिए मेथिमाजोल देनी है और फर्स्ट टाइमेस्टर में हमने मेथिमाजोल क्यों नहीं दे रही? क्योंकि ये टेराटोजन है. अब ये क्या टेराटोजेनिसिटी काज करती है? ये करती है एप्लेजिया क्यूटिस कंजेनिटा, congenital absence of skin typically on scalp. Tetracycline क्या करते हैं? Discolored teeth, inhibition of growth, bone growth, pronounced tetracyclines. थैलिडोमाइड कहते हैं, लिम्ब डिफेक्ट्स करती हैं. फोकोमिलिया, फ्लिपर लाइक लिम्स, प्रोनाउंस थैलिम्बोडाइड. अब वारफ्रीन जो होती है हम प्रेगनेंसी में नहीं देते. वारफ्रीन नहीं देते, क्या देते हैं? हेपरिन देते हैं. बोन एंड कार्टिलेज डिफॉर्मिटीज, स्टिपल्ड एपिफिजिस, नोज एंड लिम्ब हाइपोप्लेजिया, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, सेरेब्रल हेमरेज. यूज हेपरिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. हेपरिन क्या करती है? प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती. अच्छा, अब ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है. सब्सटेंस यूज. अल्कोहल से क्या होता है? फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है. कोकेन से क्या होता है? प्री टर्म बर्थ, लो बर्थ वेट, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन. कोकेन क्या करती है? पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर होती है. टोबैको स्मोकिंग से क्या होता है? प्री टर्म बर्थ, लो बर्थ वेट, लीडिंग काज इन रिसोर्स रिच कंट्रीज. फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन रिस्ट्रिक्शन, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ADHD. और निकोटीन क्या करती है? ये भी वेजोकंस्ट्रिक्शन करती है. कार्बन मोनोक्साइड क्या करती है? इम्पेयर्ड ऑक्सीजन डिलीवरी करती है. ओके अच्छा, ये याद रखें कि एक्सरे जो होते हैं इनसे क्या होता है? माइक्रोसेफली होती है. एक्सरे से क्या होता है? माइक्रोसेफली. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इफेक्ट्स मिनिमाइज्ड बाय यूज ऑफ लेड शील्डिंग. टाइप्स ऑफ एरर इन मॉर्फोजेनेसिस. ए से आपने याद रखना है, ए का ऑलवेज मतलब होता है एब्सेंट. जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. एब्सेंट ऑर्गन ड्यू टू एब्सेंट प्राइमोर्डियल टिश्यू. एब्सेंट ऑर्गन है बट क्यों? क्योंकि उसमें जो प्राइमोर्डियल टिश्यू है वो ही एब्सेंट है. एप्लेजिया का क्या मतलब है? हम पढ़ते हैं ना कि हाइपोप्लेजिया. हाइपोप्लेजिया में क्या होता है? डिक्रीज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं. हाइपरप्लेजिया में क्या होता है? इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं. अब क्या हुआ है कि इसमें एब्सेंट ऑर्गन है डिस्पाइट प्रेजेंस ऑफ प्राइमोर्डियल टिश्यू. नाउ यू नो द डिफरेंस. Agenesis, absent organ due to absent primordial tissue. Aplasia, absent organ despite presence of primordial tissue. Hypoplasia, incomplete organ development, primordial tissue present. Okay. अब disruption क्या होती है? Secondary breakdown of tissue with normal development potential, e.g. amniotic band syndrome. डिफॉर्मेशन क्या होती है और मेल फॉर्मेशन क्या होती है? अब इनमें आपने डिफरेंशिएट करना है. डिफॉर्मेशन होती है एक्सट्रिंसिक मैकेनिकल डिस्टॉर्शन, कंजेनिटल टॉर्टिकोलस. ये टॉर्टिकोलस जो होती है ना ये स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड पे होता है, अक्कर ड्यूरिंग फीटल पीरियड. ओके. और मेल फॉर्मेशन क्या होती है? इंट्रिंसिक डेवलपमेंटल डिफेक्ट, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट. जो डिफॉर्मेशन है आप इससे रिमेंबर करें कि डी के बाद क्या आता है? ई आता है. तो ये डिफॉर्मेशन है एक्सट्रिंसिक मैकेनिकल डिस्टॉर्शन. और ये कब हो रही है? ये हो रही है ड्यूरिंग फीटल पीरियड में. ओके. और जो मेल फॉर्मेशन है ये इंट्रिंसिक डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स है. और जो इंट्रिंसिक बेबी को हो रहा है, जो बेबी के अंदर हो रहा है किसी वजह से, वो कब होता है? अकर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड. Sequence. Abnormalities result from a single embryonic event. For example, oligohydramnias lead to Potter sequence.
field defect, disturbance of tissues that develop in a contiguous physical space, hollow prosencephaly. अगर वो एक ही स्पेस में डेवलप हो रहे हैं जहां से वो टिश्यूज क्रीप क्रीप पड़े हुए हैं, तो वो क्या हो रहा है कि उस टिश्यू की डिस्टर्बेंस हो गई है, उसको बोलते हैं फील्ड डिफेक्ट, और ये होता है हॉलो प्रोसेंसेफली। अब फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, ये आपको पता होना चाहिए। वन ऑफ द लीडिंग प्रिवेंटेबल काज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन द यूएस, सेकंड टू मैटरनल अल्कोहल यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। न्यूबॉर्न में प्रेजेंट विद डेवलपमेंटल डिले, माइक्रोसेफली, ये देखें ये माइक्रोसेफली है। उसके बाद फेशियल एबनॉर्मलिटी है, क्या है? स्मॉल पल्पेबल फिशर, जो जब हम आईज को ओपन करते हैं उसके उनके दरमियान में जो स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? पल्पेबल फिशर कहते हैं जी। देखें ये इनर आई है, ये आई का इनर कैंथस है, ये आउटर कैंथस है, इनके दरमियान जो स्पेस है उसको हम कहते हैं पल्पेबल फिशर। ये स्मॉल पल्पेबल फिशर है। उसके अलावा क्या है, जो नोज और लिप्स के दरमियान स्पेस, जो वर्टिकल लाइन से आ रही होती है ना नोज और लिप्स के दरमियान, उसको फिल्ट्रम कहती है। ये स्मूथ फिल्ट्रम है, ओके। और फ्लैट नेजल ब्रिज है, थिन वर्मिलियम बॉर्डर, स्मॉल palpebral fissure, flat nasal bridge, limb dislocation, heart defects, hollow prosencephaly may occur in most rare presentation. One mechanism is due to impaired migration of neural and glial cells. फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में क्या हो रहा है? माइक्रोसेफली हो रही है, फेशियल डिफेक्ट्स हो रहे हैं, स्मॉल पेल्पेब्रल फिशर, फ्लैट नेजल ब्रिज, स्मूथ फिल्ट्रम, कार्डियक डिफेक्ट्स हो रहे हैं। उसके अलावा लिम्ब डिस्लोकेशन हो रही है और हॉलो प्रोसेंसेफली हो सकती है। ये था फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। अब नेक्स्ट है न्यूनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम, complete disorder involving central nervous system, autonomic nervous system, and GIT system. Secondary to maternal substance use, most commonly opioids during pregnancy. उससे अगर मदर अल्कोहल ले रही है तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होगा, और अगर वो ओपियाइड्स ले रही है तो क्या होगा? न्यूनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम। न्यूबॉर्न्स में प्रेजेंट विद अनकोऑर्डिनेटेड sucking reflexes, irritability, high-pitched crying, tremors, tachypnea, sneezing, diarrhea, and possibly seizures. Treatment for opioid use: methadone, morphine, buprenorphine. Universal screening for substance use is recommended in all pregnant patients. ओके अब हम कहते हैं कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा मदर और फीटस के दरमियान कम्युनिकेशन होता है। गॉट इट? अब प्लेसेंटा जो होता है इसका एक फीटल कंपोनेंट होगा और एक मैटरनल कंपोनेंट होगा। गॉट माय पॉइंट? अब जो फीटल कंपोनेंट होता है वो होता है ट्रोफोब्लास्ट। हमने पढ़ा था ना कि एक होता है एम्ब्रियोब्लास्ट और एक होता है ट्रोफोब्लास्ट। जो एम्ब्रियोब्लास्ट होता है उससे बनता है एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। रिमेंबर जो एम्ब्रियो बनता है इट ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम एपिब्लास्ट, ओके। अब ट्रोफोब्लास्ट होता है यहाँ पे, यहाँ पे तो नहीं दिखाया हुआ। अच्छा आप रिमेंबर करें कि एक होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक होता है सिंथेसियोट्रोफोब्लास्ट। सी से साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये क्या बना रहा है? ये सेल्स बना रहा है। सी से साइटोट्रोफोब्लास्ट, सी से सेल्स। ये क्या है? इनर लेयर है कोरियोनिक बिलाई की। सिंथेसियोट्रोफोब्लास्ट होती है ये आउटर लेयर होती है कोरियोनिक बिलाई की। ये क्या कहते हैं? ये सिंथेसाइजेस एंड सिक्रेट्स हार्मोन एससीजी। एससीजी इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एलएच, stimulates corpus luteum to secrete progesterone during first trimester. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोजेस्टेरोन किससे बना होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से, ओके। और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में किससे बना होता है? प्लेसेंटा से। लेक्स MSC1 एक्सप्रेशन डिक्रीज चांसेस ऑफ अटैक बाय मैटरनल इम्यून सिस्टम। अब उसके ऊपर अगर MSC1 नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई इम्यूनोलॉजिकल कंपाउंड नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसके क्या होगा? इसकी वजह से मैटरनल इम्यून सिस्टम का अटैक उसके ऊपर नहीं होगा, ओके। अब जो यूट्रस होता है, यूट्रस का वो वाला पार्ट यहाँ पे
फर्टिलाइज्ड एग में इम्प्लांट होना होता है, उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ बिजेलिस। और ये क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम से ड्राइव होता है। डेसिडुआ बिजेलिस ड्राइव फ्रॉम एंडोमेट्रियम, मैटरनल ब्लड इन लेक्यूने। ये देखिए, these are lacunae filled with maternal blood. ओके, अब ये है बेबी फीटस। अब आप रिमेंबर करें कि इसकी जो इनर लेयर है वो है एमनियन, और एमनियन के अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो फीटस को ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिशन का जो एक्सचेंज होता है उसमें हेल्प कर रहा होता है। और जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो किससे बन रहा होता है, कौन बताएगा? एमनियोटिक फ्लूइड किससे बनता है? एमनियोटिक फ्लूइड किससे बनता है? न्यूरन से बनता है। जी, यूरिन से बनता है। ओके, अच्छा ये देखें, ये हो गया एमनियन, और उसके बाहर जो लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो होती है कोरियन। अब हम करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड ड्राइव फ्रॉम फीटल यूरिन मेनली एंड फीटल लंग लिक्विड क्लियर्ड बाय फीटस स्वॉलिंग। अब क्या करते हैं, फीटस जो होता है उसी फ्लूइड को स्वॉलो कर लेते हैं। अगर फीटस में एनिनसेफली है, मतलब उसका ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ, या उसको क्या हो गया, इसोफेजियल एट्रीजिया हो गया, तो क्या होगा, पॉलीहाइडेमनियस हो जाएगा ना। गॉट माय पॉइंट? मैम एक बार फिर एक्सप्लेन कर दें। देखें, फीटस में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये किससे बन रहा है, फीटस के यूरिन से बन रहा है या फीटस के लंग से बन रहा है? बन गया। अब वही जो फ्लूइड होगा वो फीटस ने स्वालो कर लेना है, उसने वही फ्लूइड पी लेना है। अब क्या होगा कि अगर फीटस का एनिनसेफली है या उसको इसोफेजियल एट्रीजिया है, इसोफेजियल एट्रीजिया का मतलब है कि इसोफिगस की कैनालाइजेशन नहीं हुई, तो वो फ्लूइड फीटस ड्रिंक नहीं कर सकेगा, तो वो पॉलीहाइडेमनियस हो जाएगा। समझ आइए आपको, है ना? जी मैम। ओके, amniotic fluid, okay, polyhydramnios, too much amniotic fluid may be idiopathic or associated with fetal malformation, e.g. esophageal duodenal atresia, anencephaly, both result in inability to swallow amniotic fluid. अच्छा, उसके अलावा पॉलीहाइड्रोमियस की जो मेजर काज होती है ना, जो हमारी कंट्री में भी होगी, वो क्या होता है, मैटरनल डायबिटीज। उसके अलावा क्या होता है, फीटल एनीमिया एंड मल्टीपल जेस्टेशंस। ओके, ओलिगोहाइड्रोमियस कैसे हो रहा है? ओलिगो का मतलब है लिटल, लिटल एमनियोटिक फ्लूइड। अब फीटल का जो एमनियोटिक फ्लूइड था वो रीनल सिस्टम से बना था। अगर कोई रीनल डिफेक्ट है या क्या हो गया है, प्लेसेंटल इंसुफिशियंसी हो गई है, जिससे उसको ब्लड ही नहीं सही तरह मिल रहा, तो उससे क्या होगा, ओलिगोहाइड्रोमियस होगा। Too little amniotic fluid associated with placental insufficiency, bilateral renal agencies, posterior urethral valves in males. These result in inability to excrete urine. अगर placental insufficiency हो गई है, bilateral renal agencies हो गई है, या posterior urethral valves हो गए हैं, तो उससे क्या हो रहा है, ओलिगोहाइड्रोमियस। प्रोफाउंड ओलिगोहाइड्रोमियस कैन काज पोर्टर सीक्वेंस। अब पोर्टर सीक्वेंस में क्या होता है कि ये पल्मोनरी सिस्टम को इफेक्ट कर रहा होता है। इसमें क्या होता है कि फीटस की लिम्स नहीं बन रही होती, उसका रेस्पिरेट ओलिगोहाइड्रोमियस हो जाता है, क्योंकि उसकी रीनल सिस्टम की डेवलपमेंट नहीं हुई होती, और उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, उसका फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ओके, अब हम करते हैं ट्विनिंग। अब आपको पता हो कि ट्विन्स तो होते हैं, या तो ट्विन्स जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, या वो आइडेंटिकल नहीं होते। अगर, अब आपने याद रखना है कि अगर ट्विन्स जो हैं आइडेंटिकल नहीं है, तो वो क्या होते हैं, डाइजाइगोटिक।
डाइजाइगोटिक का मतलब है कि 2 एग्स थे जो कि सेपरेटली फर्टिलाइज्ड हुए 2 स्पर्म से। गॉट माय पॉइंट? अब क्या होगा? Dizygotic twins arise from 2 eggs that are separately fertilized by 2 different sperm, always 2 zygote, and will have 2 separate amniotic sacs and 2 separate placenta, chorion. अब ये देखें, 2 zygote हैं और उन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुई है 2 eggs की सेपरेट फर्टिलाइजेशन हुई है बाय 2 सेपरेट स्पर्म्स। और उनमें क्या हुआ कि ये जो एमनियोटिक सैक है उनमें सेपरेट है और जो कोरियन है उनमें वो भी सेपरेट है। इसको हम बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं कि जो एक ही एग ने फर्टिलाइज किया है स्पर्म से, लेकिन उसकी क्या हुआ है, उसकी स्प्लिटिंग हो गई है। Monozygotic twins arise from one fertilized egg, one egg plus one sperm that splits in early pregnancy. अब क्या होता है कि the timing of splitting determines chorionicity, number of chorions and amnioticity. Okay, अब इसका निमोनिक है कैप। आप याद रखें, अगर स्प्लिटिंग हो रही है 0 to 4 days पे, तो क्या होगा? 0 to 4 days पे सेपरेट होगा कोरियन एंड एमनियन, डाई कोरियन होंगे, डाई एमनियन होंगे। अगर स्प्लिटिंग हो रही है 4 to 8 डेज पे, तो शेयर्ड कोरियन होगा मोनो और डाई। मतलब एमनियन उनके सेपरेट होंगे, लेकिन जो कोरियन होगा उनका, जो हम कह रहे हैं कोरियन को आप सिंपल कह सकते हैं प्लेसेंटा, वो उनका शेयर्ड है। अब अगर स्प्लिटिंग हो रही है 8 to 12 डेज पे, तो उसमें क्या होगा? शेयर्ड कोरियन होगा और शेयर्ड एमनियन होगा, मोनो होगा। ओके, अगर स्प्लिटिंग 30 डेज प्लस हो रही है, मतलब 30 डेज के बाद हो रही है, तो क्या होगा? शेयर्ड कोरियन, एमनियन एंड बॉडी। कंजॉइंट ट्विंस, आपने अक्सर देखा होगा कि जो अगर अक्सर होता है कि जो ट्विंस होती हैं जिनकी बॉडी भी ज्वाइन की होती है, वो तब उनमें स्प्लिटिंग कब हो रही होती है? 13 डेज के बाद। और ये क्या होती है? मोनोजाइगोटिक होती है। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं दे आर ऑलवेज मोनोजाइगोटिक। अगर उनकी जाइगोट की स्प्लिटिंग 0 to 4 डेज पे हो रही है, तो सेपरेट कोरियन होगा, सेपरेट एमनियन होगा। अगर स्प्लिटिंग 4 to 8 डेज पे हो रही है, तो क्या होगा कि शेयर्ड कोरियन होगा। कोरियन जो है, हम उसको सिंपल वर्ड्स में कह रहे हैं कि ये प्लेसेंट है, तो ये शेयर्ड होगा। अगर स्प्लिटिंग 8 to 12 डेज पे हो रही है, तो शेयर्ड एक ही कोरियन होगा और एक ही एमनियन होगा। और अगर स्प्लिटिंग 13 डेज प्लस हो रही है, तो शेयर्ड कोरियन होगा। क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। ओके, अब हम करते हैं ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ये क्या होता है? occurs in monocorionic twin gestations. हमने कहा था ना कि कोरियन हम किसको बोल रहे हैं कि प्लेसेंटा को, और मोनोकोरियोनिक कब हो जाता था? जब ये हो जाता है 4 to 8। 4 to 8 डेज से स्टार्ट हो जाता है। आप याद रखें कि एमनियन जो होता है लेट शेयर्ड होता है और कोरियन जल्दी हो जाता है। 4 to 8 डेज से स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब इसमें क्या होगा? अनबैलेंस्ड आर्टेरियोवेनस एनास्मोसिस बिटवीन ट्विन्स इन शेयर्ड प्लेसेंटा, नेट ब्लड फ्लो फ्रॉम वन ट्विन टू द अदर। अब क्या है कि इनका एक ही प्लेसेंटा है, मोनोकोरियोनिक ट्विन्स हैं, तो उससे क्या होगा कि एक ट्विन को ज्यादा ब्लड चला जाएगा और एक ट्विन को ब्लड कम जाएगा। जो डोनर ट्विन होगा उसमें क्या होगा? हाइपोवोलेमिया एंड ओलिगोहाइड्रोनियास, स्टक ट्विन अपीयरेंस। और जो रेसिपिएंट ट्विन होगा उसमें क्या होगा? हाइपरवोलेमिया एंड पॉलीहाइड्रोनियास। ओके, अब हम करते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ आपकी बॉडी में 2 ऐसी आर्टरीज हैं जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, एक पल्मोनरी आर्टरी और दूसरी एम्बिलिकल आर्टरी। व्हाट माय पॉइंट? क्लियर? अब यस जो मैम। एम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, रिमेंबर
ये कंफ्यूजन करेगा कितनी आर्टरीज होती हैं और कितनी वेन होती हैं। 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और 1 वेन होती है। 2 umbilical arteries return deoxygenated blood from fetal internal iliac arteries to placenta. 1 umbilical vein supplies oxygenated blood from placenta to fetus, drains into inferior vena cava through liver or through ductus venosus. Single umbilical artery, true vessel cord, is associated with congenital and chromosomal anomalies. ओके अब याद रखें वैसे क्या क्या होता है 3 वेसल कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड कितनी होती है 3 वेसल होती हैं 1 अम्बिलिकल vein and 2 umbilical arteries. Umbilical arteries and veins are derived from allantois. Allantois को हम बोलते हैं यूरेकस. Got my point? अब क्लियर है? अच्छा अब आप ये देखें ये क्या है जो इनर है ये है अम्बिलिकस और ये जो आउटर है ये देखें ये है ब्लैडर. अब ब्लैडर और अम्बिलिकस के दरमियान एक स्ट्रक्चर पड़ी हुई है जिसको हम बोलते हैं यूरेकस. ये देखें ये है अम्बिलिकस ये इनर वाली और ये है येलो वाला है ये ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर. इनके दरमियान इनके इन बिटवीन जो स्पेस में जो क्या है ये पड़ा हुआ है यूरेकस. क्लियर है ये पॉइंट? Allantois forms from yolk sac and extends into cloaca. Intra-abdominal remnants of allantois is called the urachus. अब जो इंट्रा-एब्डोमिनल अच्छा एक क्लोका बोलते हैं कि जो हमारा वो होता है ना लोअर जीआईटी उसको क्लोका बोलते हैं. एलेंटोइस उसमें चली गई लेकिन जो उसका एब्डोमिन में जो पोर्शन होगा एलेंटोइस का उसको हम बोलते हैं यूरेकस. अ डक्ट बिटवीन फीटल ब्लैडर एंड अम्बिलिकस. अब क्या होता है कि ये जो होती है ये इन्वोलेट हो जाती है. फेलियर ऑफ यूरेकस टू इन्वोलेट कैन लीड टू anomalies that may increase risk of infection and malignancy, adenocarcinoma, if not treated. अगर वो इन्वोल्यूट नहीं हुआ और हमने उसकी ट्रीटमेंट नहीं की तो उससे क्या होगा इन्फेक्शन हो सकते हैं या मेलिग्नेंसी हो सकती है. ओब्लिटेटेड यूरेकस इज रिप्रेजेंटेड बाय द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट आफ्टर बर्थ. ओके अब आप में से कोई बताए कि जो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट होता है वो क्या होता है. हमने रीड किया था ये तो मीडियन है ना. एलेंटॉक्स में भी एन आ रहा है और इसमें भी एन आ रहा है. जो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट होता है वो क्या होता है आप बताएं. जो एपिगैस्ट्रिक वेसल्स को कवर कर रहा होता है ना उसको बोलते हैं मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट और जो एलेंटॉइस के साथ एसोसिएटेड होता है उसको बोलते हैं मीडियन. आपने रिमेंबर करना है कि इसमें एन आ रहा है और एलेंटॉइस में भी एन आ रहा होता है तो ये होता है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट. ओके अब ये वाली जो टर्म्स है ना इनमें डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है आपको पता होना चाहिए. पेटेंट यूरेकस इसका मतलब है कि यूरेकस ओपन है. पेटेंट का मतलब होता है कि उसका ल्यूमन ओपन है. टोटल फेलियर ऑफ यूरेकस टू ओब्लिटरेट यूरिन डिस्चार्ज फ्रॉम अम्बिलिकस. ये देखें ये है यूरेकस इसने बिल्कुल भी ओब्लिटरेट नहीं हुआ तो क्या होगा कि ये देखें ये कम्युनिकेशन बना रहे हैं तो यूरिन कहाँ से डिस्चार्ज होगा अम्बिलिकस से यूरिन डिस्चार्ज होगा. अब यूरिकल सिस्ट क्या होती है पार्शियल फेलियर ऑफ यूरेकस टू ओब्लिटरेट. ये देखें थोड़ा सा वो ओब्लिटरेट हो गया है और थोड़ा सा वो रह गया वो ओब्लिटरेट नहीं हुआ. Fluid filled cavity lined with uroepithelium between umbilicus and bladder. ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी जो क्या कर रही है जो कि ब्लैडर और अम्बिलिकस के दौरान है. Cyst can become infected and present as painful mass below umbilicus. ये देखें ये यूरेकल सिस्ट है. ओके वेजाइको यूरिकल डाइवर्टिकुलम क्या होता है.
स्लाइट फेलियर ऑफ यूरिकस टू ओब्लिटरेट, आउट पोचिंग ऑफ ब्लड। अगर उसके पार्शियल फेलियर हो गया है कि वो हाफ बन गया है, हाफ नहीं बना, तो क्या बन जाएगी? यूरिकल सिस्ट बन जाएगी। अब सिस्ट का क्या मतलब है कि उसमें फ्लूइड है। फ्लूइड किसके दौरान है? दरमियान है अम्बलाइकस और ब्लैडर के दरमियान एक स्पेस है जिसमें फ्लूइड है, जिसको हम कह रहे हैं यूरिकल सिस्ट। अब वजाइको यूरिकल डाइवर्टिकुलम क्या है? कि स्लाइट फेलियर है यूरेकस टू ओब्लिटरेट। इसमें क्या हो रहा है? ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है आउट पोचिंग ऑफ ब्लडर। ये देखें ना, ये नॉर्मली ये ऐसे ब्लडर होता है, इसमें आउट पोचिंग हुई हुई है ब्लडर की। ये क्लियर हुआ है आपको? यूरेकस क्या होता है, एलेंटॉइस क्या होता है, पेटेंट यूरेकस क्या है, यूरिकल सिस्ट क्या है, और बताइको यूरिकल डाइवर्टिकुलम क्या है? एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरीज? No, ma'am. ओके। अब इसी तरह हमने कहा कि जो यूरेकस होता है, इसी तरह एक होती है विटलाइन डक्ट। विटलाइन डक्ट को हम कहते हैं ओम्फेलो मिजेंटेरिक डक्ट। मिजेंट्री से आपको पता चल रहा है कि ये एब्डोमिनल ऑर्गन है, एब्डोमिन में पड़ी हुई है। कनेक्ट्स योक सैक टू मिड गट ल्यूमन। ये क्या करी है? योक सैक को मिड गट के ल्यूमन से कनेक्ट करी होती है। ओब्लिटेट्स ड्यूरिंग वीक 7 ऑफ डेवलपमेंट। ये 7 वीक के डेवलपमेंट में ये क्या होती है? ओब्लिटरेट हो जाती है। अब उसी की तरह यूरेकस की तरह पेटेंट विटलाइन डक्ट है, तो टोटल फेलियर ऑफ विटलाइन डक्ट टू ओब्लिटरेट। मिकोनियम डिस्चार्ज फ्रॉम अम्बलाइकस। अगर यूरिन डिस्चार्ज हो रहा था तो वो क्या था? वो था यूरेकस। Urethus. और अगर मिकोनियम Pe- डिस्चार्ज हो रहा है अम्बलाइकस से, तो ये है पेटेंट विटलाइन डक्ट। विटलाइन डक्ट सिस्ट क्या है? पार्शियल फेलियर ऑफ विटलाइन डक्ट टू ओब्लिटरेट। इंक्रीज रिस्क फॉर वेल्वुलस। वेल्वुलस का मतलब होता है कि जब जीआईटी के पार्ट्स होते हैं ना, उनकी क्वाइलिंग हो जाती है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप लैप होते हैं, उसको वेल्वुलस बोलते हैं। अब अब दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैकल्स डाइवर्टिकुलम। ये क्या होता है कि जब बेबी बॉर्न होता है और उसमें क्या होता है कि उसमें slight failure of Wittline duct to obliterate, outpoaching of ileum। अब वो थोड़ी सी जो विटलाइन डक्ट है वो ऑब्लिटरेट नहीं हुई, तो जिससे क्या हुआ? उसमें देखें, उसमें ब्लैडर की आउट पोचिंग हो रही थी ना, इसमें किसकी आउट पोचिंग हो रही है? आउट पोचिंग ऑफ आइलियम थ्रू Ileum. डाइवर्टिकुलम। यूजली एसिम्प्टोमेटिक होता है ये। मे हैव। इसमें क्या होता है कि जो आइलियम होती है ना, ये किस, अच्छा ये भी एमसीक्यूज आता है कि मैकल्स डाइवर्टिकुलम है, आपको सिनेरियो देंगे और उसे आपसे पूछेंगे कि जीआईटी के किस पार्ट को इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये आइलियम को इफेक्ट कर रहे हैं। मे हैव हेट्रोटॉपिक गैस्ट्रिक और पैंक्रेटिक टिश्यू, मेलिना, हिमेटोचीजिया एंड एब्डोमिनल पेन। इसमें क्या होता है कि जो जीआईटी की और पैंक्रेटिक एपिथीलियम होती है वो आइलियम में होती है। ओके। अब आ गया फ्रिंजियल एपरेटस। फ्रिंजियल एपरेटस में अब आप ये देखें कि ये जो आपको बाही नजर आ रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं क्लेफ्ट। दिस वन इज क्लेफ्ट। क्लेफ्ट और ग्रूव, उसके इसके पिंक कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये है आर्च। ओके। और जो इनर आपको नजर आ रहा है ये है पाउचेस। अब आउटर क्या था? क्लेफ्ट या ग्रूव। ये किससे ड्राइव हुआ? सिंपल, एक्टोडर्म से। मिडल में क्या है? आर्च। आर्च किससे डेवलप हुई है? मीजोडर्म से। और पाउच क्या है? इनर है। इनर में क्या है? पाउच। और ये किससे डेवलप होगा? एंडोडर्म से। क्लियर है ये? अब हम करते हैं फ्रेंजियल क्लेफ्ट डेरिवेटिव्स। फ्रेंजियल क्लेफ्ट क्या था? ये जो आउटर होता है वो। फर्स्ट क्लेफ्ट डेवलप्स इनटू एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। जो हमारा एयर का एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस होता है वो किससे बन रहा है? फर्स्ट क्लेफ्ट से। अब जो सेकंड से लेकर फोर्थ क्लेफ्ट होते हैं ना, ये टेम्परेरी सर्वाइकल साइनस बनाते हैं।
सर्वाइकल साइनस ना ये स्टेनोक्लीडोमास्टाइड के एंटीरियरली पड़ा होता है एक साइनस, जो कि ये क्या होता है, ये ओब्लिटरेट हो जाते हैं नॉर्मली बाय प्रोलिफरेशन ऑफ सेकंड आर्च मेसेनकाइम। देखिए ना सेकंड आर्च, अब आर्च मिडल में है ना, जब उसकी प्रोलिफरेशन हो रही है तो वो इसको ओब्लिटरेट कर देती है। अब फ्रिंजियल क्लेफ्ट सिस्ट क्या होती है? persistent cervical sinus presents as a lateral neck mass anterior to sternocleidomastoid muscle that does not move with swallowing with thyroglossal duct cyst। अब जो swallowing के साथ मूव करता है वो कौन कौन है? थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है। और जो swallowing के साथ मूव नहीं कर रहा वो क्या है? फ्रिंजियल क्लेफ्ट सिस्ट है। और ये क्या होगी? ये लेटरल पड़ी हुई है नेक पे, और जो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट होगी वो मिड लाइन में पड़ी होगी। अब हम करते हैं फ्रिंजियल पाउच डेरिवेटिव्स। रिमेंबर, पाउच जो है इनर लाइनिंग में है, और पाउच ने क्या बनाने हैं? इसने ग्लैंड्स बनाने हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं इसने ग्लैंड्स के अलावा क्या क्या बनाना है। फर्स्ट फ्रिंजियल पाउच ने क्या बनाना है? हमने पढ़ा कि जो क्लेफ्ट था, क्लेफ्ट आउटर था, वो बना रहा था एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। जो फर्स्ट फ्रिंजियल पाउच है वो क्या बना रहा है? मिडल एयर कैविटी। ओके, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस क्या था? एक्सटर्नल एयर था। अब मिडल एयर कैविटी, यूस्टिशियन ट्यूब, यूस्टिशियन ट्यूब क्या होता है कि जो हमारे एयर को हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्ट कर रही होती है। मेस्टॉइड एयर सेल्स, ये किससे बने हैं? फर्स्ट फ्रिंजियल पाउच से। फर्स्ट पाउच कंट्रीब्यूट्स टू एंडोडर्म लाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ एयर। देखें, जो पाउचेस थे ये एंडोडर्म से ड्राइव हो रहे थे ना, तो ये एंडोडर्म लाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ एयर हैं। क्या है? मिडल एयर कैविटी है, यूस्टिशियन ट्यूब है, और मेस्टॉइड एयर सेल्स हैं। ओके, अब एज अ रूल ऑफ थंब रिमेंबर, ग्लैंड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम पाउचेस। सेकंड फ्रिंजियल पाउच क्या बना रही है? एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल। थर्ड फ्रिंजियल पाउच क्या बना रही है? इसमें डॉर्सल विंग होगा और वेंट्रल विंग होगा। अब हमें पता है ना कि जो पैराथायराइड होती हैं ये थायराइड के पोस्टीरियरली पड़े होते हैं, ये तो आपको सबको पता होगा। अब ये डॉर्सल, डॉर्सल का मतलब होता है पोस्टीरियर। डॉर्सल विंग से क्या बन रहा है? इंफीरियर पैराथायराइड, नॉट सुपीरियर। थर्ड से ये पैराडॉक्सिकल है। थर्ड फ्रिंजियल पाउच से क्या बन रहा है? इंफीरियर पैराथायराइड एंड थर्ड, रिमेंबर, थर्ड एंड थाइमस। वेंट्रल विंग से क्या बन रहा है? थर्ड थाइमस। थर्ड पाउच contributes to thymus and both inferior parathyroid. Structures from third pouch end up below those from fourth pouch. जो थर्ड पाउच से स्ट्रक्चर्स होती हैं वो डाइव होती हैं, वो बिलो होती हैं, वो नीचे होती हैं, और जो फोर्थ पाउच से आती हैं वो ऊपर होती हैं। ओके, फोर्थ फ्रिंजियल पाउच के डॉर्सल विंग से बनने हैं सुपीरियर पैराथायराइड, और वेंट्रल विंग से क्या बन रहा है? अल्टीमा फ्रिंजियल बॉडी। अल्टीमा फ्रिंजियल बॉडी किसको लीड करती है? ये पैराफोलिकुलर सी सेल्स ऑफ थायराइड बनाती है। अब अली के अलावा मुझे कोई बताए कि पैराफोलिकुलर सेल्स क्या बना रहे होते हैं? एनीवन? calcitonin, गाइस आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे, दोबारा बोले। calcitonin, जी, गुड, कैल्सिटोनिन बना रहे होते हैं। ओके, फोर्थ फ्रिंजियल पाउच फॉर्म फोर पैराफोलिकुलर सेल्स। रिमेंबर, फोर्थ forms four parafollicular cells. Third form thymus. Third forms inferior parathyroid, and fourth form superior parathyroid. अब ये आपको क्लियर है पाउच एंड क्लेफ्ट के डेरिवेटिव्स? क्लियर है गाइस? जी Yes, मैम। ma'am. Yes, ओके, ma'am. अब ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, फ्रिंजियल आर्च डेरिवेटिव्स। अब हमने कहा था कि आर्च जो थी क्या थी? ये मिडल में थी, तो जब मिडल में है तो ये किससे ड्राइव हो रही थी? मेसोडर्म से। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि मेसोडर्म क्या क्या बनाती है? मेसोडर्म बनाती है बोन, मसल, नर्व एंड वेसल्स। When at the restaurant of the Golden Arches, children tend to first chew, remember this, then smile,
then swallow stylishly or simply swallow and then speak. Okay. अब फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से क्या बनते हैं? फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च ये होती है क्रेनियल नर्व फिफ्थ की थर्ड डिवीजन से, और ये क्या करती है, हमारी च्यू में हेल्प करती है. हमने पढ़ा ना, चिल्ड्रन टेंड टू फर्स्ट च्यू देन स्माइल. उसने च्यू किया, उसको फूड अच्छी लगी तो उसने स्माइल किया. स्माइल करने के बाद उसने स्वालो किया और उसके बाद वो बोला. स्वालो करने के बाद वो बोला. ओके. अब इससे क्या होता है, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन बनते हैं. अच्छा गाइस, आपने परेशान नहीं होना, ये ना हम हिस्टो में और एम्ब्रियो में दोबारा से रिपीट करेंगे, लेकिन आपको अभी आना चाहिए. अच्छा, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन क्या होते हैं? टेम्पोरलिस, मेसिटर, लैटरल एंड मीडियल टेरिकॉइड. रिमेंबर मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन क्या होते हैं? टेम्पोरलिस, मेसिटर, लैटरल एंड मीडियल टेरिकॉइड. ओके. इसके अलावा क्या होता है? एम से मैस्टिकेशन, एम से माइलोहायोइड. ओके. एंटीरियर belly of digastric, tensor tympani, anterior 2/3 of tongue. अच्छा, हमने ये पढ़ा है कि टंग की जो होती है सेंसरी इनर्वेशन जो होती है एंटीरियर 2/3 की, वो क्रेनियल नर्व 5 से हो रही होती है. उसकी जो थर्ड डिवीजन होती है, थर्ड डिवीजन से हो रही होती है, और टेंसर बिलाइक पेलेटनी. ओके. अब इसमें कार्टिलेज क्या होती है? मैक्सिलरी प्रोसेस. मैक्सिलरी प्रोसेस से क्या बनता है? मैक्सिला. देखिए ये जो आपके चीक पे होता है, जाइगोमेटिक बोन. अब मैंडिबुलर प्रोसेस भी बनता है. मैंडिबल क्या होती है? आपकी जॉ. इसमें क्या होता है? मैकल्स कार्टिलेज होती है और मैंडिबल होती है. अब ना इसके अलावा आप याद रखें कि जो एयर में 2 बोन्स होती हैं, मेलिस एंड इनकस, वो भी किससे बनी है? फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से बनी है, और स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट. क्लियर है आपको ये गाइस? अभी तक आपको अगर कोई समझ ना आया हो तो बताएं. फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च. आगे मैम तो मैं ओके. ये ना आपने इसको याद करना है समहाउ, जैसे भी आप याद कर सकें, बस आपने इसको याद करना है. अब ओके मैम. सेकंड फ्रेंजियल आर्च में क्या होता है? सेकंड फ्रेंजियल आर्च डेवलप होती है फेशियल नर्व से. सैमन स्माइल, फेशियल एक्सप्रेशन. इसमें क्या होता है? मसल्स ऑफ, उसमें था मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, इसमें है मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन. ओके. उसके बाद स्टेपीडियस मसल, स्टाइलोहाइड, प्लेटिज्मा. देखें जिनमें ऐसा आ रहा है, प्लेटिज्मा, और पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक. ओके. एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से थी, और पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक सेकंड फ्रेंजियल आर्च से. ओके. इसमें होती है रिचर्ड्स कार्टिलेज. रिचर्ड कार्टिलेज क्या बनाती है? स्टेपीज और स्टाइलाइड प्रोसेस, लेसन हॉर्न ऑफ हाइड एंड स्टाइलोहाइड लिगामेंट. रिमेंबर, फर्स्ट आर्च इज मैक्सिमल, मैक्सिमल बोलते हैं, तो ये होती है स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट. और सेकंड में क्या आ रहा था? एस. स्माइल से, स्माइल से याद रखें, स्टाइलोहाइड लिगामेंट, लेसर हॉर्न ऑफ हाइड, स्टेपीज, स्टाइलाइड प्रोसेस. क्लियर है ये? अब हम करते हैं थर्ड फ्रेंजियल आर्च. थर्ड किससे होती है? क्रेनियल नर्व 9 से, स्वालो स्टाइलिशली. ओके. इससे क्या बनता है? स्टाइलोफ्रिंजियस, स्टाइलोफ्रिंजियस. रिमेंबर, उसमें क्या था? स्टाइलोहाइड, लेकिन उसमें क्या बना था? लेसर हॉर्न ऑफ हाइड. और ग्रेटर हॉर्न ऑफ हाइड किससे बन रहे? थर्ड फ्रेंजियल आर्च से. रिमेंबर, हाइड किससे बन रहे? सेकंड और थर्ड से, फ्रेंजियल आर्च से. हमने कहा ना कि आर्च क्या होती है? मेसोडर्म होती है. मेसोडर्म क्या करती है? मसल बनाती है, बोन्स बनाती है, नर्व्स होती हैं उसमें. ये देखें नर्व्स भी आ रही हैं उसमें. ओके. अब वो फोर्थ और सिक्स फ्रेंजियल आर्चेज आ गई. फोर्थ आर्च होती है क्रेनियल नर्व 10 होती है. ओके. इसको हम बोलते हैं सुपीरियर लेरिंजियल ब्रांच. सिंपली स्वालो. ओके. जो सिक्स आर्च होती है वो क्या करती है? क्रेनियल नर्व 10 होती है, ये होती है रिकरेंट और इंफीरियर लेरिंजियल ब्रांच. जो फोर्थ थी वो क्या थी? सुपीरियर. और सिक्स क्या है? इंफीरियर और रिकरेंट लेरिंजियल ब्रांच.
4th में क्या कर रहा था, सिंपली स्वालो कर रहा था, और 6 में क्या करे, स्पीक करे। अब 4th आर्ट में क्या होता है, मोस्ट फ्रिंजियल कंस्ट्रिक्टर्स, क्रिकोथाराइड एंड लिवेटर विलाई पैलेटिनी। ओके, रिमेंबर हमने पैलेट की 2 मसल्स पढ़ी, टेंसर विलाई पैलेटिनी किस में था, फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च में, और जो एलिवेट कर रहा है लिवेटर विलाई पैलेटिनी वो किस में, 4th में। रिमेंबर 1 and 4 पैलेट की मसल हो गए। अच्छा, अब हमने पढ़ लिया थायराइड, क्रिकोथायराइड, ओके, ये इसमें आ रहा है। अब 6th आर्च में क्या आता है, ऑल इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लेरिंक्स एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड। क्रिकोथायराइड किससे बन रही है, 4th आर्च से, और सारे मसल्स ऑफ लेरिंक्स किससे बने हैं, 6th आर्च से। ओके, अब इसमें क्या बनना है, 4th आर्च में कौन सी वो बननी है, कार्टिलेजेस, रेटिनॉइड, क्रिकॉइड, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म एंड थायराइड। ये ना इनमें 4th और 6th की जो कार्टिलेजेस है ना, वो आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो थायराइड की कार्टिलेजेस के नाम आने चाहिए, अगर आपने उसको रूल आउट कर लीजिएगा। आर्चेस 3 and 4 फॉर्म पोस्टीरियर 1 by 3rd of टर्म। ओके, 3 and 4। अब हमने कहा ना कि जो 3 क्रेनियल नर्व, 9 और 10 ये क्या कर रही होती है, टंग को सप्लाई कर रही होती है। आज 5 मेक्स नो मेजर डेवलपमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशंस। गाइस यहाँ तक क्लियर है आपको? जी मैम। क्यों आपकी आवाज नहीं आ रही, किसी की आवाज भी नहीं आ रही, आयशा की जी आती है। मैम, आ गई समझ, हो गया ओके क्लियर। ओके, अब ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखें, एक होता है क्लेफ्ट लिप, इसका मतलब है कि जो लिप और नो लिप की लॉन्गिट्यूडनल उसमें टीयर आया हुआ है जो नोज तक एक्सटेंड कर रहा है, और जो पैलेट होता है वो रूफ ऑफ द माउथ में होता है। अब क्लेफ्ट लिप क्यों होता है, ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट। ओके, अब ये देखें, ये है इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट, ये नजर आ रहा है आपको येलो में, इसको ये देखें, या इसको हम बोलते हैं मीडियल नेजल प्रोसेस। ये देखें, ये जो पर्पल में है ये है लेटरल नेजल प्रोसेस, और ये क्या है, मीडियल नेजल प्रोसेस। अगर मीडियल नेजल प्रोसेस आप नीचे आए तो ये क्या बन रहा है, इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट। ओके, अगर मीडियल नेजल प्रोसेस अगर उसके फ्यूजन नहीं हो रही किसके साथ, मैक्सिलरी प्रोसेस के साथ, ये देखें, ये येलो वाला क्या है, सारा मैक्सिला है। अगर मीडियल नेजल प्रोसेस की फ्यूजन नहीं हो रही मैक्सिलरी के साथ, मैक्सिलरी प्रोसेस के साथ, तो ये हो जाएगा क्लेफ्ट लिप। ये क्लियर है आपको? मीडियल नेजल प्रोसेस की फ्यूजन नहीं हो रही मैक्सिलरी प्रोसेस के साथ। ये देखें, ये मैक्सिलरी प्रोसेस है और ये मीडियल नेजल प्रोसेस है जिसको बोलते हैं इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट। क्लियर है गाइस? यस मैम। अच्छा, अब हम करते हैं क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट कैसे होते हैं, ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ द टू लेटरल पैलेटाइन शेल्स। ये देखें, ये हैं पैलेटाइन शेल्स, या तो ये इनकी आपस में फ्यूजन नहीं हुई या क्या हुआ है, और फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ लेटरल पैलेटाइन शेल विद द नेजल सेप्टम। ये देखें, ये दरमियान में आ रहा है ना नेजल सेप्टम, अगर पैलेटाइन शेल्स की नेजल सेप्टम के साथ फ्यूजन नहीं हुई या उनकी आपस में फ्यूजन नहीं हुई, टू लेटरल पैलेटाइन शेल्स की फ्यूजन नहीं हुई या फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ लेटरल पैलेटाइन शेल्फ विद द नेजल सेप्टम और फर्स्ट पैलेट, ये होता है क्लेफ्ट पैलेट। चलें गाइस, आज का लेक्चर एंड करें या कंटिन्यू करना है आपने? नहीं मैम। मैम बहुत नहीं है अभी इतना, बाद में तारीख चलें का भी ठीक है, काम करना थोड़ा तो। चलें ठीक है, फिर आपकी सेकंड क्लास होगी 7 7 to to 7:15 तक, 8:15 ठीक। तक। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।